अस्सलाम वालेकुम। महा मिस महा ठीक है। अंगूर है रेड वाला खाओ। अंगूर है ना पहले खाऊंगा थोड़ा। कच्चा लगना है। ओके, क्लास असेसमेंट ऑफ हेड एंड नेक में हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने कहाँ से जेनिफर स्टार्ट लेना है? अरूज। हमने ऑलमोस्ट कितना कंटेंट कवर कर लिया था? फेस कर लिया था, फेशियल बोन्स कर ली थी, हेड एंड नेक पूरा हो गया था या नहीं हुआ था बेटा? क्लाइंट को प्रिपेयर। जेनिफर बेटा हमने कहाँ से स्टार्ट लेना है? हाँ जी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिजिकल असेसमेंट की बात हुई थी।
नेक की बात हुई थी, पैल्पेशन परकशन हम लोगों ने करनी थी। हम लोगों ने मेनली जो है वो परकशन करनी थी कि हाउ टू परकस। ऑस्कल्टेशन से, ऑस्कल्टेशन में कहते हैं ऑस्कल्टेट द थायराइड ओनली इफ यू फाइंड एन enlarged थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन और पल्पेशन। ठीक है, ऑस्कल्टेशन हमने जो होती है हमेशा स्टेथोस्कोप से करनी होती है और हम उसको स्टेथोस्कोप के साथ ऑस्कल्टेट करते हैं, वो भी जब हमें लगता है पैल्पेशन के ऊपर कि किसी किस्म का कोई मैस मौजूद है या कोई एबनॉर्मेलिटी मौजूद है। प्लेस द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द लेटरल लूप ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आपने लेटरल लूब ऑफ थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है वो स्टेथोस्कोप रखना है। आस्क द क्लाइंट टू होल्ड his breath to obscure any tracheal breath sounds while you auscultate। ठीक है, और आपने उसको कहना है कि कुछ मिनट के लिए अपने सांस को होल्ड कर लें। ठीक है, अब अगर जब आप लोग यहाँ आएंगे तो लैब का मैं आपको पूरा मैनुअल दूंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह से जो है वो ऑस्कल्टेट करना है उसके थायराइड ग्लैंड को। आपने उसको कहना है कि कुछ देर के लिए जो है वो अपने ब्रीथ को होल्ड करके रखें और उस होल्डिंग के दौरान जो है वो आपने स्टेथोस्कोप से उसको ऑस्कल्टेट करना है। अगर तो किसी किस्म की कोई नो ब्रूड्स आर ऑस्कल्टेटेड। ठीक है, मतलब ब्रूड जो होती है वो एबनॉर्मल हैवी साउंड्स को कहते हैं। अगर तो सॉफ्ट ब्लोइंग स्विशिंग साउंड ऑस्कल्टेटेड पे थायराइड लूप के ऊपर आपको सुनाई दे रही है तो ये हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म वो कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है ना, आपका थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन जो है वो लेस सिक्रीट करता है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो थ्रू द थायराइड आर्टरीज। ठीक है, और उसकी रीजन ये होती है कि वो आर्टरी से ब्लड फ्लो उसका कम हो जाता है। ये देखें, इस तरह से आपने जो है वो थायराइड ग्लैंड को ऑस्कल्टेट करना है। स्टेथोस्कोप के ये वाला पार्ट होता है बेल, ठीक है, और ये वाला होता है डायफ्राम और होता है बेल। आपने बेल वाली साइड से जो है उसको इस तरह से रखना है और पेशेंट को कहना है कि अपने सांस को होल्ड करें 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, या जितनी भी उसकी प्रैक्टिस है 60 सेकेंड से आपने उसको स्टार्ट करवाना है। अगर किसी किस्म की कोई ब्रूट साउंड सुनाई देती है तो तब भी आपको पता चल जाएगा, और अगर स्विशिंग सी साउंड सुनाई देती है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट्स जो है वो हाइपरथायराइडिज्म में जा रहे हैं। ठीक है, तो सी दिस पिक्चर केयरफुली कि आपने किस तरह से जो है वो थायराइड ग्लैंड को जो है करना है। थायराइड ग्लैंड की आपने जिस तरह से करनी है वो इस तरह से करनी है। आगे आ जाते हैं जनरल गाइडलाइन फॉर पल्पेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड की पल्पेशन के लिए जनरल गाइडलाइन क्या है? हैव द क्लाइंट रिमेन सीटेड अपराइट। ठीक है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपराइट पोजीशन में बैठा रहे। देन पल्पेट द लिम्फ नोड। फिर आपने क्या करना है, आपने पल्पेट करना है लिम्फ नोड्स को विद योर फिंगर पैड्स, अपने फिंगर पैड्स के साथ इन ए स्लो वॉकिंग जेंटल सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्लो वॉकिंग और जेंटल और सर्कुलर मोशन में आपने करना है। आस्क द क्लाइंट टू बेंड द हेड स्लाइटली टुवर्ड्स द साइड बीइंग पल्पेटेड टू रिलैक्स द मसल इन दैट एरिया। और स्लोली आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपना जो ये एरिया है उसको उस साइड को रिलैक्स करें। कंपेयर लिम्फ नोड्स दैट अकर्स बाइलेटरली। उसके बाद आपने जो लिम्फ नोड्स होंगे उनको बाइलेटरली कंपेयर करना है। एज यू कैलकुलेट ईच ग्रुप ऑफ नोड्स assess their size and shape, delimitation, whether they are discrete or confluent, mobility, consistency and tenderness। यानी कि अगर कोई मैस है देखना है कि वो मोबाइल है कि नहीं, कंसिस्टेंसी उसकी है कि नहीं, टेंडर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो देखनी है। आगे आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? व्हाइल पल्पेटिंग द लिम्फ नोड्स नोट द फॉलोइंग। साइज एंड शेप, आपने साइज और शेप को मद्देनजर रखना है। डिलिमिटेशंस को देखना है, मोबिलिटी को देखना है, कंसिस्टेंसी को देखना है, टेंडरनेस एंड लोकेशन देखना है। साइज एंड शेप की अगर बात की जाए तो कहते हैं नॉर्मली लिम्फ नोड्स व्हिच आर राउंड एंड स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर आर नॉट पैल्पेबल। यानी कि अगर नॉर्मली बात की जाए तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो पैल्पेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और उनका साइज भी जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से कम होता है, पैल्पेबल नहीं होता है।
कहता है कि 1 सेंटीमीटर से कम होता है नॉर्मली, और इन ओल्डर क्लाइंट्स के अंदर स्पेशली द लिम्फ नोड्स बिकम फाइब्रोटिक। लिम्फ नोड जो है वो ओल्डर क्लाइंट्स के अंदर फाइब्रोटिक होते हैं, फैटी होते हैं और स्मॉलर होते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लिम्फॉइड एलिमेंट्स के लॉस की वजह से। क्योंकि एज जैसे जैसे होती है वैसे वैसे जो है वो क्या होती है, आपकी जो फाइब्रोटिक टिश्यू है उसकी रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। दिस में डिक्रीज द ओल्डर पर्सन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ठीक है। और ये क्या कर देता है, इससे आपके जो ओल्डर पर्सन है उनकी जो रेजिस्टेंस है इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो कम होती चली जाती है। और जब लिम्फ नोड्स एक्सीड करते हैं 1 सेंटीमीटर से तो क्लाइंट इज सेड टू हैव लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर से ये इनलार्जमेंट बड़ी हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसको लिम्फेडेनोपैथी है, विच मे बी कॉज बाय एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से होती है, एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है और मेटास्टेटिक डिजीज भी हो सकती है। If one or two lymphatic groups enlarge, अगर एक या दो लिम्फेटिक ग्रुप जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं तो द क्लाइंट इज सेड टू हैव रीजनल लिम्फेडेनोपैथी। तो क्लाइंट के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी रीजनल लिम्फेडेनोपैथी है। इनलार्जमेंट ऑफ 3 और मोर ग्रुप इज जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। Generalized lymphadenopathy that persists for more than 3 months may have a sign of human immunodeficiency virus infection, ठीक है। और ज़्यादातर आपको पता है कि जो HIV इन्फेक्शन है उसके अंदर जितने भी आपके लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और लिम्फ नोड का साइज़ बड़ा होना जो है वो यही साइन होता है कि आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। तो जब आपके पास जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी होती है तो वो आपके पास हाल मार्क होता है HIV इन्फेक्शन का। रीजनल लिम्फेडेनोपैथी में आपका 1 या 2 लिम्फेटिक ग्रुप जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं। उसके बाद आते हैं डीलिमिटेशन। नॉर्मली लिम्फ नोड डीलिमिटेशन, द लिम्फ नोड्स पोजीशंस और बाउंड्री इज डिस्क्रीट, ठीक है, यानी कि वो लिमिटेड सी होती है। इन क्रॉनिक इन्फेक्शन however the lymph nodes become confluent, ठीक है, मर्ज हुए होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लुएंट का मतलब है मर्ज। लिम्फ नोड जो होते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर मतलब एक साथ साथ आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो आपका इन्फ्यूटिक इन्फेक्शन होता है उसमें वो डिस्क्रीट यानी फासले पे रहते हैं। तो ये भी एक हॉलमार्क है कि अगर आपने देखना हो कि ये कोई एक्यूट टाइप कैंसर है या क्रॉनिक टाइप कैंसर है तो आप इस चीज़ से भी अंदाजा लगा लेते हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो डिस्क्रीट मैनर के अंदर मौजूद है या कॉन्फ्लुएंट मैनर के अंदर मौजूद है। तो ये भी आप ये चीज़ भी जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेट कर देती है। आगे है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब हरकत, कितना मोबाइल है वो। टिपिकल लिम्फ नोड्स आर मोबाइल बोथ फ्रॉम साइड टू साइड, अप टू डाउन। इन मेटास्टेटिक डिजीज द लिम्फ नोड्स enlarge and become fixed in a place। ज़्यादातर जो टिपिकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो मोबाइल होते हैं, ठीक है। मतलब वो जब आप उनको पैल्पेट करते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह को जो है वो तब्दील कर लेते हैं, मतलब कि वो मोबाइल होते हैं वन साइड से अदर साइड और ऊपर से नीचे। लेकिन जो मेटास्टेटिक डिजीज होती है उनके अंदर लिम्फ नोड यूजुअली जो होते हैं वो इनलार्ज होते हैं एंड बिकम्स फिक्स्ड इन अ प्लेस, और अपनी जगह के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। आगे आ जाता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहते हैं समवट मोर फाइब्रोटिक एंड फेटी इन ओल्डर क्लाइंट्स, ठीक है। फाइब्रोटिक हो जाते हैं और फेटी हो जाते हैं ओल्डर क्लाइंट्स के अंदर। नॉर्मल लिम्फ नोड इज सॉफ्ट वेयरएज द एबनॉर्मल नोड इज हार्ड एंड फर्म। नॉर्मल लिम्फ नोड जो होते हैं वो आपके ज़्यादातर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एबनॉर्मल नोड होते हैं वो ज़्यादातर हार्ड होते हैं, फर्म होते हैं। हार्ड फर्म यूनिलेटरल नोड्स आर सीन विद मेटास्टेटिक कैंसर, ठीक है। हार्ड फर्म यूनिलेटरल नोड जो है वो ज़्यादातर आप देखते हैं मेटास्टेटिक कैंसर के अंदर आप उनको देखा जा सकता है। आगे आ जाती है टेंडरनेस एंड लोकेशन। टेंडर इन लार्ज नोड सजेस्ट एक्यूट इन्फेक्शन, ये हम एक्यूट इन्फेक्शन में देखते हैं। नॉर्मली लिम्फ नोड्स आर नॉट सो टेंडर,
नॉर्मली वो कहता है कि लिम्फ नोड जो होते हैं वो सोर और टेंडर नहीं होते। ऑफ कोर्स यू नीड टू डॉक्यूमेंट द लोकेशन ऑफ द लिम्फ नोड बीइंग असेस्ड। कहता है कि नो डाउट आपको उसकी लोकेशन और उसकी जो असेसमेंट है लिम्फ नोड की वो करना ज़रूरी है। लिम्फ नोड्स ऑफ द हेड एंड नेक। अब हेड एंड नेक के लिम्फ नोड्स हैं, उनको आपने बारी बारी जो है वो प्रोसीड करवाना है। अगर असेसमेंट प्रोसीजर है नॉर्मल फाइंडिंग और एबनॉर्मल फाइंडिंग। सबसे पहले है पैल्पेट दी प्री ऑरिकुलर नोड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, पोस्ट ऑरिकुलर नोड बिहाइंड द ईयर। यानी कि प्री ऑरिकल होगा जो कि फ्रंट ऑफ द ईयर होगा, पोस्ट ऑरिकल होगा जो कि बिहाइंड द ईयर होगा, ऑसिपिटल नोड्स होंगे एट द पोस्टीरियर बेस ऑफ द स्कल होगा। उसके बाद आ जाता है पैल्पेट दी टॉन्सिलर नोड्स। आपने उसके बाद टॉन्सिलर नोड्स को पैल्पेट करना है एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल ऑन द एंटीरियर एज। मैंडिबल के एंगल के ऊपर एंटीरियर एज पे और स्टेरनोमैस्टाइड मसल्स के ऊपर। नॉर्मल फाइंडिंग्स देयर इज नो स्वेलिंग और एनलार्जमेंट और टेंडरनेस। अगर तो किसी किस्म की कोई स्वेलिंग नहीं है, एनलार्जमेंट नहीं है, कोई भी टेंडरनेस नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये नॉर्मल फाइंडिंग्स है। नो स्वेलिंग, नो टेंडरनेस, नो हार्डनेस इज प्रेजेंट। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स में जाहिर सी बात है कि मैस निकला हुआ होगा, उसका साइज बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, एबनॉर्मल होगा, उसकी स्वेलिंग होगी, उसमें टेंडरनेस होगी, हार्डनेस होगी, इमोबिलिटी होगी। इमोबिलिटी जो है, इमोबिलिटी आर एबनॉर्मल हो, एबनॉर्मल होगी। तो ये चीज़ें सारी इसके साथ साथ देखनी है। उसके बाद आपने जब सब मैंडिबुलर नोड्स को देखना है जो कि मैंडिबल से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, लोकेटेड इन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल जो है वो आपको पता है ना, जो जॉ की बोन होती है उसको मैंडिबल कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप लोग? कब आप आ गई?
नेस्टेड प्रोसेस के ऊपर मौजूद है, नेस्टेड प्रोसेस के ऊपर मौजूद होने की वजह से आप उनको जो है वो इस तरह से बायलैटरली जो है वो फील कर सकते हो। अगर तो इनलार्जमेंट और टेंडरनेस मौजूद नहीं है तो इट मीन्स के डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर इनलार्ज भी है टेंडरनेस भी है तो वो सिग्निफिकेंट है। नो इनलार्जमेंट और टेंडरनेस इज प्रेजेंट, इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस आर एबनॉर्मल, इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस आर एबनॉर्मल। ठीक है, वो जारी सी बात है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एबनॉर्मेलिटी में आती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, आगे आ जाता है पल्पेट सुप्रा क्लेविकुलर नॉट। सुप्रा क्लेविकुलर नॉट क्या है? जो आपकी शोल्डर बोन है ना, जो आपकी क्लेविकल बोन है इसके ऊपर है। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर बोन, इसको आपने जो है वो नोट करके देखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंड फीलिंग डीपली बिटवीन द क्लेविकल्स एंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। नो enlargement or tenderness present, and enlarged hard non-tender knot particularly on the left side may indicate a metastasis from the malignancy in the abdomen or thorax। और अगर किसी किस्म की कोई malignancy मौजूद है आपकी thorax के अंदर, आपके abdomen के अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो उसकी वजह से जो है आपको इस किस्म की एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे सकती है। ये देखिए, हेड नेक एंड कॉमन एबनॉर्मेलिटीज। ये हेड अगर साइज से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये कुशिंग सिंड्रोम के अंदर है। मून शेप्ड आप देख रहे हैं फेस विद रेडेंड चीक्स, चीक्स कैसे रेडेंड हुई है, एंड इंक्रीज फेशियल हेयर में इंडिकेट कुशिंग सिंड्रोम। फेस के बाल भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, और चेहरा रेड हो जाता है। ये बेसिकली थायराइड की एबनॉर्मेलिटी होती है, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और ये रेडेंड एरिया सारा ये एक्रोमेगैली है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द फेशियल फीचर्स, नोज, ईयर एंड हैंड्स एंड फीट। इन दोनों को ज़रा गौर से आप लोग देखें, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आपको अगर वार्ड में दिख जाता है तो आपको उसकी एबनॉर्मेलिटी पता होना चाहिए। इसको ज़रा गौर से देखिए आप। ठीक है, उसके बाद आपने देख लिया, ये देखिए नेक्स्ट जो इमेज है, आई टाइटेंड हार्ड फेस विद थिनिंग फेशियल स्किन सीन इन सेक्लोरिडर्मा।
स्क्लेरोडर्मा के अंदर आप देखें कि टाइट एंड हार्ड फेस हो जाता है, जिस तरह से बिल्कुल आप कह लें कि कोई इंजेक्शन लगवा के नहीं आपने स्किन को हार्ड किया होता, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस इन सीन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो तब आपके पास जो कंडीशन बनती है वो एक्सोथैलेमस बन जाती है। ये भी दोनों कंडीशंस गौर से आप आइडेंटिफाई करिए क्योंकि जरूरी है देखना। Validating and documenting the findings. Validate the head and neck assessment data that have collected. ठीक है, आप उसको वैलिडेट का मतलब होता है रीचेक करना, ठीक है, उसको ऑथेंटिकेट बनाना। आप हेड और नेक का डाटा की जो भी आपने असेसमेंट की होती है आप उसको वैलिडेट करते हो। दिस इज नेसेसरी टू वेरीफाई दैट द डाटा रिलायबल एंड एक्यूरेट। और फिर आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो कि डाटा रिलायबल है और एक्यूरेट है। डॉक्यूमेंट दी असेसमेंट डाटा फॉर्मिंग दी हेल्थ केयर फैसिलिटी और एजेंसी पॉलिसी। ठीक है, और आप उसको सारी चीज़ों को बार एजेंसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो वैलिडेट करते हैं। सैंपल ऑफ द सब्जेक्टिव डाटा, नो हिस्ट्री ऑफ हेड और नेक प्रॉब्लम, ट्रॉमा और सर्जरी। अगर किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं है, हेड और नेक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, सर्जरी नहीं है, नो हेड और फेशियल पेन, कोई हेड और फेशियल पेन नहीं है, हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड एपिसोड ऑफ लाइट हेडेडनेस। ठीक है, अगर किसी किस्म की कोई लाइट हेडेडनेस की हिस्ट्री नहीं है और डिजीनेस नहीं है, डज नॉट च्यू और स्मोक टोबैको, ठीक है, वर्क्स एज सेक्रेटरी, ठीक है, हैज़ गुड वर्क सेटिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रमोट करेक्ट पोस्चर, राइड्स बाइक्स 10 miles 4 times a week टू रिलीव स्ट्रेस। चले जी, अब जो लड़कियां, कितनी लड़कियों को स्कूटी चलाना पसंद है आप में से, वो कहता है कि ऑलमोस्ट अगर 10 मील तक आप रोजाना 4 times a week 4 दफ़ा हफ्ते में अगर बाइक चलाती है तो वो स्ट्रेस को रिलीव करता है। ठीक है, आपने अपने पोस्चर को प्रमोट करना है। ठीक है, ऐसी चीज़ों से आपने परहेज करना है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, स्मोक जैसे कि टोबैको है। ठीक है, और जब आपने बाइक चलानी है तो आपने स्पेशली वियर हेलमेट। ठीक है, हैज़ नो कंप्लेंट्स अबाउट करंट कंडीशन ऑफ हेड एंड नेक, और हेड एंड नेक की किसी किस्म की कोई आपको इंजरी ना हो। ठीक है, मतलब जब भी आप ड्राइव करें आज के लिए तो आपके लिए स्पेशल सबक है कि जैसे मैं तो चले 4 व्हीलर 4 पहियों वाली गाड़ी तो फिर भी इंसान सेफ होता है, लेकिन जो बाइक होती है वो थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है, लिहाजा आपको जो है वो उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। उसके बाद हेड सिमेट्रिकली राउंड, हार्ड एंड स्मूथ विदाउट लियन और बम्प्स। पहले भी हमने पढ़ा था कि हेड अगर तो नॉर्मल है तो हार्ड उसकी स्कल होगी। ठीक है, हार्ड से मुराद ये है कि अगर कोई किसी किस्म की लियन नहीं है, बम्प्स नहीं बने हुए। ठीक है, फेस जो है वो यूजुअली ओवल होता है, स्मूथ होता है एंड सिमेट्रिक होता है। टेम्पोरल आर्टरी इलास्टिक एंड नॉन टेंडर। इसके बाद टीएमबी आपका आ जाता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेल्पेटेड विद फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट टेंडरनेस। उसके पास फुल रेंज ऑफ मोशन आ जाती है विदाउट टेंडरनेस, टेंडरनेस के बजाय। नेक सिमेट्रिक विद सेंटर्ड हेड पोजीशन एंड नो बल्जिंग मैसेज। नेक जो है वो आपकी सिमेट्रिक होती है विद सेंटर्ड हेड पोजीशन एंड नो बल्जिंग मैसेज। किसी किस्म का कोई बल्जिंग मैस नहीं होना चाहिए। C7 इज विजिबल एंड पैल्पेबल विद नेक फ्लेक्स्ड। आपकी जो सर्वाइकल 7 होती है वो विजिबल होती है और पैल्पेबल होती है विद नेक फ्लेक्स्ड। है स्मूथ कंट्रोल्ड फुल रेंज ऑफ मोशन ऑफ नेक, और आपके पास स्मूथ कंट्रोल्ड और फुल रेंज ऑफ मोशन ऑफ नेक होती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो नॉन विजिबल बट पैल्पेबल व्हेन स्वेलिंग। थायराइड ग्लैंड आपका नॉन इन्वेसिव होता है। ठीक है, मतलब आप उसको पल्पेट, नॉन इन्वेसिव से मुराद ये है कि कोई भी इन्वेजन नहीं आपने उसके अंदर करनी होती। और पल्पेबल होता है जब आप कोई भी पानी का घूंट, जूस का घूंट, कुछ भी आप जो है वो स्वेल्व करते हो। ट्रेकिया आपकी नॉर्मली मिड लाइन होती है। लिम्फ नोड्स नॉन पल्पेबल होते हैं और यूजुअली आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर तक होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू डीप सर्वाइकल लेस देन 1 सेंटीमीटर बाइलेटरल। कुछ गर्दन की मसल्स के अंदर कुछ डीप आपके लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से कम मेजरमेंट के होते हैं और वो बाइलेटरली होते हैं। बाइलेटरली से मुराद ये है कि वो लेफ्ट साइड पे भी होंगे और राइट साइड पे भी होंगे, लेफ्ट मार्जिन पे भी होंगे और आपके राइट मार्जिन पे भी होंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट
योर हेड एंड नेक की जो असेसमेंट है वो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है। कल जो है वो हम अपना नेक्स्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, मतलब आने वाले वीकेंड के लेक्चर में। आने वाले वीकेंड में हम मोस्ट प्रोबेबली जीआईटी स्टार्ट कर लें या नर्वस सिस्टम कर लें, वो कर लेंगे। और जो क्लास जब आप लोग वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी, लैब्स करवाऊंगी, जिसका आपको लैब मैनुअल दूंगी। जब आपको स्किल लैब में लेके जाऊंगी असेसमेंट से रिलेटेड, आप वहाँ पे वो सारे इंस्ट्रूमेंट भी देखोगे। वैसे भी ऑलमोस्ट आपने F1 में देखे होंगे, लेकिन ज़्यादा डेप्थ जो है वो आप असेसमेंट में देखोगे, तो आपको चीज़ें जो है वो डिटेल में क्लियर होना शुरू हो जाएगी। ये खाएं आप, तेरे मतलब का बहुत खट्टा होगा ये। किसी को भी कोई इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ में या किसी टर्मिनोलॉजी में कोई इशू है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर एक जगह पे जो रिपीट हुई टर्मिनोलॉजीज है वो दूसरे सिस्टम में नहीं होती, क्योंकि वो उसकी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, कुछ ओवरलैप भी करती है, मिलती जुलती भी है, लेकिन कुछ नहीं भी मिलती जुलती। ठीक है, अगर कोई इसमें है आपका इशू तो आप वो मुझे बता दें, ताकि हम इसको जो है वो कर लें अच्छे तरीके के साथ। मैंने नहीं वो किया था, जैसे 20 बात सुने, एक दिन बात सुने।
है